बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है, स्टोरी है, बहुत ही प्रेरक कहानी है। असल धन। असल धन यह कहानी डीएवी स्कूल के हिंदी की 8वीं कक्षा की पुस्तक में पढ़ाई जाती है। उस पुस्तक का नाम है ज्ञान सागर भाग 3। दरअसल कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर मुख्य बातें क्या कही गई हैं। दरअसल जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, आप भी जानते हैं। एक तो सकारात्मक, एक नकारात्मक। आप ये भी जानते हैं कि सकारात्मक की हमेशा जीत होती है। यहां भी ऐसा ही है। जब बुद्धि पर ईमानदारी का रंग चढ़ता है, जब बुद्धि में सेवा की सुगंध भरती है, तो जिंदगी को कितनी ऊंचाई तक ले जाती है, इसका कोई पैमाना नहीं है। और ठीक इसके दूसरी तरफ, जिस बुद्धि में चापलूसी भरी हो, चाटुकारिता हो, ईर्ष्या हो, चतुराई भरी हो, शॉर्टकट तरीके जो भरे होते हैं सफलता पाने के और इज्जत पाने के, वो केवल अंत में अपमान देती है, जिंदगी को अपमानित करती है, हाथ कुछ लगता नहीं है। यही दो तरीके हैं जिंदगी जीने के, और इनमें संघर्ष हमेशा से होता आया है, आज भी हो रहा है, कल भी होगा। लेकिन अंतिम जो जीत होगी वह तो सबका पता है कि वो बुद्धि जिसमें ईमानदारी हो, जिसमें सेवा जुड़ा हो, जिसमें अहंकार न हो, समर्पण हो, ऐसी बुद्धि की जीत, और ऐसी बुद्धि जिसके पास है उसकी जीत तो पक्की है, सुनिश्चित है हर जगह। लेकिन यह भी बात है कि इस रास्ते पर चलने से परेशानियां तो आती हैं, क्योंकि जो नकारात्मक सोच वाले लोग हैं उनसे संघर्ष तो होता है। लेकिन जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, जिस बुद्धि में चालाकी, चतुराई, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट भरा हो, वह जिंदगी हर जगह हारती है, वह बुद्धि हर जगह अपमानित होती है। इसी दो दिशाओं से चलने वाली विचारधाराओं का संघर्ष यहां पर दिखाया गया है। ईरान के किसी गांव में एक चरवाहा रहता था, बहुत गरीब चरवाहा था, उसका नाम दारा था। चरवाहा क्या चराता था? तो भेड़ चराता था, भेड़ों को चराता था। भेड़ों से बने हुए ऊन का प्रयोग करता था कपड़ों के लिए, फटे पुराने कपड़े ऊन से बने हुए। उसकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, किसी तरह से 2 वक्त की रोटी उसे मिल जाती थी, रूखा सूखा खाकर अपना जीवन यापन कर रहा था। इतना गरीब होते हुए भी गांव वाले उसकी बड़ी इज्जत करते थे, बहुत सम्मान करते थे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह थी उसके गुण, उसके अंदर अनेक अच्छाइयां थी। वह बहुत बुद्धिमान था। गांव वाले अपनी हर समस्या का समाधान उससे पा जाते थे। यही वजह थी कि गांव में किसी भी तरीके की समस्या आती थी, किसी भी आदमी के पास, वह दारा के पास पहुंचता था और दारा चुटकी बजाते ही उस समस्या का समाधान कर देता था। उसके बुद्धिमानी की चर्चा ईरान के शाह तक पहुंची। उन दिनों ईरान के राजा को शाह कहा जाता था, तो उसके कानों तक बुद्धिमानी की चर्चा, दारा के बुद्धिमानी की चर्चा पहुंची। शाह उन दिनों खुद कुछ समस्याओं से परेशान था, चिंतित था। कुछ राज्य की समस्याएं उसे परेशान किए हुए थी, वह उनका समाधान चाहता था। उसने अपने एक दूत को भेजा दारा के पास। दारा से उसने समस्या का समाधान मांगा। दारा ने तुरंत चुटकी बजाते ही उस समस्या का समाधान कर दिया। जब शाह ने उस समस्या का समाधान सुना तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह समझ गया कि दारा की जगह भेड़ों के बीच में नहीं है, उसकी जगह झोपड़ी में नहीं है, उसके लिए राजमहल है, राजमहल का मंत्रिमंडल है। वह तुरंत दारा को अपने दरबार में हाजिर किया और दरबार में उसे अन्य दरबारियों की तरह स्थान दिया
अब राजा के सामने यानी शाह के सामने जो भी समस्याएं आती थी वह दारा से जरूर उस पर विचार करता था, चर्चा करता था और शाह जिस तरह का चाहता था समस्या का समाधान, उस तरह से समस्या का समाधान दारा कर देता था। इसलिए शाह बहुत प्रसन्न था, इसलिए कि उसके सामने प्रतिदिन समस्याएं आती होंगी। जो राजा है, जो शाह है, समस्याएं तो उसके सामने आएंगी, हजारों तरह की समस्याएं। उसके दरबार में पहले से ही चाटुकार, चापलूस मंत्री भरे पड़े थे। धीरे धीरे दारा का सम्मान बढ़ता गया, इज्जत बढ़ती गई। अब यह तो एक बात हो गई, और दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात तो यही होगी कि वहां पहले से जो मंत्री थे, दरबारी थे, जिनका पहले से सम्मान था, जिनकी पहले से इज्जत थी, उनका महत्व कम हो गया। तो जाहिर सी बात है वो दारा से तो चिढ़ेंगे ही चिढ़ेंगे, जलेंगे ही जलेंगे, क्योंकि ये नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोग हर जगह होते हैं। दूसरे के गुणों को देखकर सीखते नहीं हैं, बल्कि उनके प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं। दरबारी भी दारा से ईर्ष्या करने लगे। वे बार बार शाह के कान भरने लगे कि दारा ऐसा है, दारा वैसा है, लेकिन शाह उन दरबारियों को डांट देता था। वह जानता था कि दारा बुद्धिमान ही नहीं, उसके अंदर अनेक गुण हैं जिनका वह नजदीकी से देख चुका था, समझ चुका था। इसलिए वह दरबारियों को सीधे समझा देता था कि देखो भाई, दारा के प्रति तुम लोगों के मन में ईर्ष्या हो गई है, जलन हो गई है। अच्छा ये रहेगा कि इस ईर्ष्या को, इस जलन को अपने मन से निकाल दो और कुछ सीखने की कोशिश करो। इसी तरह से वक्त बीतता गया। वक्त बीतते बीतते एक समय ऐसा आया कि ईरान के उत्तरी प्रांत में कुछ समस्याएं आ गई। समस्या ऐसी थी कि वहां के जो अधिकारी थे वो प्रजा के साथ मनमानी करते थे, उनको लूटते थे, खसोटते थे, अन्याय उनके साथ करते थे, मनमाना टैक्स लगाते थे, कर लगाते थे। जनता वहां बेहाल हो चुकी थी, बड़ी परेशान थी। शाह ने दारा को वहां का गवर्नर बनाकर भेज दिया। ईरान के उत्तरी प्रांत का गवर्नर बनाकर दारा को शाह ने भेज दिया। जब दारा वहां पहुंचा तो उसके अंदर पहले से ईमानदारी थी, सेवा की भावना थी। चूंकि पहले से गरीब रह चुका था तो गरीबों के दर्द को, उनके तकलीफ को वह समझता था। वह जनता के बीच में जाता था, गवर्नर होते हुए भी एक घोड़े पर सवार हो जाता था और लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनता था, उनका समाधान करता था, उनकी सेवा में लग गया बड़ी ईमानदारी से। और देखते ही देखते वहां की जनता बहुत खुश होने लगी, क्योंकि उनको न्याय मिलने लगा, उनकी समस्याएं दूर होने लगी। उनकी जितनी भी जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं थी, समाज से जुड़ी हुई समस्याएं थी, जो परेशानियां थी, जो तकलीफें थी, दारा ने उन सबको दूर करना शुरू कर दिया था। अब उसके कामों की चर्चा और प्रशंसा शाह के कान तक भी पहुंचती थी और दरबारियों के कान तक भी पहुंचती थी। तो जाहिर सी बात है कि शाह तो खुश होता ही था, लेकिन दरबारियों के कान में उसकी प्रशंसा पहुंचती थी तो दरबारियों पर क्या असर पड़ेगा? उनके मन में ईर्ष्या पैदा होगी, जलनखोरी पैदा होगी। तो इसलिए वो राजा से चुगली करते थे, किसके खिलाफ? दारा के खिलाफ, कि दारा चोर है। क्यों? वो एक तर्क देते थे। दरअसल दारा कहीं भी जाता था दौरे पर और अपने घोड़े पर सवार होकर जाता था तो उसके साथ एक और घोड़ा होता था जिसकी पीठ पर एक संदूक लदा होता था, एक बक्सा रहता था, उसी को लेकर जाता था। तो दरबारियों को एक मौका मिल गया राजा के सामने यह सिद्ध करने के लिए कि दारा चोर है। और दरबारियों ने राजा के कान में यह भरना शुरू किया कि दारा जो अपने साथ एक संदूक लेकर जाता है उसमें जनता से लूटा हुआ पैसा, लूटा हुआ माल रखता है, उसमें रिश्वत रखता है।
इसीलिए अपने साथ कहीं भी जाता है तो एक संदूक जरूर ले जाता है, एक दूसरा घोड़े की पीठ पर रहती है। दरबारियों ने मिलकर कान राजा का ऐसा भरे, उस शाह का कान कच्चा नहीं था, लेकिन बार बार जब झूठ को ही किसी के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो बड़े बड़े बुद्धिमान भी उस बहकावे में आ जाते हैं। शाह को भी बार बार जब समझाया गया, तरह तरह के तर्क दिए गए, तो उसको भी लगा कि हो सकता है कि बहुत बड़े पद के घमंड में आकर दारा वहां रिश्वत कमाता होगा या लोगों को लूटता होगा। उसने तुरंत आदेश दिया कि दारा तुरंत मेरे सामने उपस्थित हो जाओ दरबार में। दारा ने जब शाह का यह फरमान सुना, आदेश सुना, तो तुरंत पहुंचा शाह के दरबार में और उससे कहा कि मुझे अचानक बुला लेने की आपने क्यों ऐसी जरूरत समझी। शाह को तो क्रोध आ गया, क्रोध से तमतमा कर बोला कि तुम लुटेरे हो, चोर हो, जनता को तंग करते हो। और उसने बताया भी कि तुम्हारे पास जो संदूक है, जो बक्सा है, उसमें क्या रखते हो। दारा ने बताया कि इसमें मैं अपना धन रखता हूं, असल धन रखता हूं। अब तो दरबारी बहुत खुश हो गए, एक दूसरे की आंखों में देखने लगे, उनकी आंखों में चमक आ गई। अब तो जान गए असल धन का मतलब, क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत छोटी थी, बहुत संकीर्ण थी। वो असल धन का मतलब क्या समझ सकते थे कि रुपया पैसा ही होगा, जेवर होगा, सोने होंगे, चांदी होंगे। इसी को दरबारी असल धन समझ लिए। और जैसे ही दरबारी ये सुने कि दारा स्वीकार कर रहा है कि इसमें बक्से में मैं अपना असल धन रखता हूं, इसीलिए वो खुश हो गए। वो समझ गए कि अब जो है इसका असली चरित्र उजागर होगा और दारा जो है भरे दरबार में नंगा होगा। तो शाह ने कहा कि थोड़ा अपना असल धन दिखाओ, तो बक्से को खोलो जल्दी, आदेश दिया। दारा ने तुरंत बक्से को खोला। सभी लोग देखकर हैरान रह गए, दंग रह गए, यह क्या है। उसमें क्या था, उसमें ऊन से बना हुआ एक बहुत पुराना फटा पुराना कपड़ा था, जो वर्षों पुराना दिखाई देता था। शाह ने पूछा कि ये क्या मजाक है, ये क्या है। दारा ने जवाब दिया कि मैं अपने पुराने दिनों को याद रखता हूं, मेरे मन में कोई घमंड न पैदा हो। आज मैं गवर्नर हूं, पहले मैं एक गरीब चरवाहा था। यह मेरे अंदर घमंड न पैदा हो कि आज मैं गवर्नर बन चुका हूं। और जैसे ये घमंड पैदा होगा, क्या होगा आप समझ सकते हैं। जब आदमी के अंदर घमंड पैदा होता है तो उसकी ईमानदारी समाप्त हो जाती है, उसकी सेवा भावना समाप्त हो जाती है, वह घमंडी बन जाता है, क्रूर बन जाता है। तो इसलिए दारा ने कहा कि इसको मैं अपने साथ रखता हूं ताकि पुराने दिन हमेशा मुझे याद रहे और मैं बेईमानी के रास्ते पर नहीं जा पाऊं। तो ये कहानी है और यहीं पर अब आप समझ सकते हैं कि दरबारियों का क्या हाल हुआ होगा। तो इसीलिए इस कहानी का नाम असल धन है। और अब आप समझिए कि असल धन जिंदगी का है क्या, जो चीजें हमें याद दिलाती रहे कि हम कल क्या थे, और जो चीजें यह एहसास कराती रहे कि हम यहाँ पर आए हैं सेवा करने के लिए, हमें अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़नी है। वही चीज तो असल धन है और यही तो संदेश देती है कहानी। अब कहानी आपके समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।